गुड मॉर्निंग। दी दी आपके कंप्यूटर वाले पार्ट में अगली यूनिट हम शुरू कर रहे हैं। और ये जो यूनिट है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे एग्जाम में ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछली बार टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लेकिन एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि 5 क्वेश्चन तो आपके आएंगे आएंगे इसमें से। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि हर यूनिट, ठीक है, जैसे हर यूनिट में आपको एक सवाल एक ऐसा होगा जो कठिन मिलेगा। ठीक है, बाकी हम कहते हैं ना, इसलिए हम कहते हैं कि टोटल आपकी 10 सवाल ऐसे हो सकते हैं कि जो कि फंसा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी करते समय हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है, पहले आप उन पे फोकस करिए जो एग्जाम में ज्यादा आपके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो अभी भी कल जैसे पेपर हुआ है एसआई का। ठीक है, उसमें भी हम कहते हैं कि नहीं पास होने का बहुत बड़ा रीजन अब क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि स्टूडेंट अब क्यों पास नहीं हो रहे। ठीक है, उसका पहला रीजन, ठीक है, हर कुछ पढ़ना, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। ठीक है, कई लोग अगर बात करें, कई लोगों को लगता है कि साहब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसी है, मतलब मैं कई स्टूडेंट को ऐसा देख रहा हूँ, इधर भी भाग रहे हैं उधर भी भाग रहे हैं और इधर तो नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब आजकल क्या है कि कोई चीजें छुपती नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई वीडियो डालता तो ऐसा देखता है, यार ये तो इस क्लास में बैठा था वहां क्या कर रहा है, यहाँ तो 1 नंबर आ रहा है वहां 5 नंबर लाके राजी हो रहा है। एक्चुअल में देखो, मैं ये कहता हूं कि किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भरोसा करना। किस पर? खुद पर। ठीक है, दूसरे पे तो भरोसा तुम जिंदगी में कभी कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पर भरोसा करना। जिस दिन तुम्हें खुद पे भरोसा हो गया तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए 100 में से 100 नंबर नहीं लाने। और जो हालात चल रहे हैं उसके उन हालातों को देखते हुए तो 40 लाना भी बहुत बड़ी बात हो रही है। अभी आपके यहाँ पे पद बढ़ भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, वही स्थिति रहेगी जो पहले थी। फर्स्ट पेपर में मैं बता रहा हूं ना, फर्स्ट पेपर को इतना कठिन बना दिया जाएगा कि उस फर्स्ट पेपर को पार करना ही मुश्किल हो जाएगा। अभी एग्जाम हुआ था सीटेट का, पता है तुम्हें? सीटेट के लेवल 2 में बच्चे बैठे थे कितने लाख? 24 लाख। क्वालिफाई हुए हैं सिर्फ 3 लाख। 21 लाख बच्चे क्या हो गए? फेल। फेल करने के लिए उन्होंने क्या किया? 2 घंटे के पेपर के लिए जो आपका पेपर बनाया उसमें पेपर में पन्नों की संख्या कितनी थी? 80 पन्नों की बुकलेट थी। तो यहां पर यही कहानी देखो। इसलिए सिलेक्शन लेने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसे ईमानदारी से पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके सवाल करो। ठीक है, जितने सवाल करोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, अगर आप सवाल नहीं कर, देखो हमेशा मैं कहता हूं कि पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ में आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है? रिवीजन। रिवीजन के अलावा पीवाई क्यू, पीवाई क्यू के अलावा मॉक, और मॉक के बाद में उसका क्या करना? विश्लेषण करना। ये सब चीजें जरूरी है। अगर एक भी चीज अधूरी है तो आप सिलेक्शन से दूर हो गए। पे आप जैसे आप ऐसा देखो कि सब्जी बनाते समय आप कितनी अच्छी सब्जी बना लो लेकिन नमक उसमें नहीं है तो चाहे आपकी कितनी भी अच्छी सब्जी हो, वो नमक के बिना वो सब्जी किसी भी काम की नहीं है। तो सेम कहानी है, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। अब हर कोई अगर अगले दिन आके सब पेपर दे दो,
भाई संडे को पेपर होता है तो संडे को पेपर दो। ठीक है, तो हम कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, उनका कंपटीशन आप खुद कम करते जा रहे हो कि अगले दिन जो पेपर लेकर जा रहे हैं वो वही लोग हैं जो 22-23 अगस्त को पेपर हो जाएगा तो वो बस बैठ के आने वाले हैं। ठीक है, उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा, नहीं तो वो 22 और 23 के बाद में भी पेपर की फोटोकॉपी करवा लेते, क्योंकि यही हाल है होने वाला है। देखो, आप समझिए, ठीक है, अभी 2000 है पद, और 2000 बढ़कर 1400 पोस्ट और बढ़ जाएगी, लगभग इतनी 1434 के करीब पद और बढ़ रहे हैं, तो ये लगभग 3400 के करीब पद हैं। ठीक है, आपके पास में बहुत अच्छा मौका है सरकारी नौकरी लगने का, क्योंकि बाकी सब एग्जाम के लिए तो अब आपको क्या देनी पड़ेगी, और सीईटी में मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना कर दिया गया, 60। ठीक है, 40 के लाने पड़ रहे हैं और 60 लाने पड़ेंगे हम। और अब जीके में तो ऐसे सवाल ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं वो। ठीक है, अब तो पहले आते थे कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, अब सवाल आ रहे हैं महात्मा गांधी ने लंगोट पहनना कब शुरू किया है? है? आ, है? अभी देखो ना पेपर के सवाल देखो तो है? है? ठीक है, बहुत मुश्किलें हैं। ठीक है, मैथ्स रीज देखो, मेरा ये कहना है कि मैथ्स रीजनिंग डेली 1 घंटा सॉल्व करो। अधिकतर लोग पढ़ रहे हैं, कॉपी सामने रख लेंगे, 10 रुपए की वस्तु को इतने रुपए पे बेचने का इतना का लाभ होता है, इतने में बेचने पर कितने की हानि होगी, अच्छा अच्छा ठीक है, 90 पे बेच दे तो 10% की हानि है, ठीक है अगला देखो। चलाओ पेन जब तक नहीं लिखो, मैं कह रहा हूं कि लिखना, आप जब तक ये जैसे टॉपिक भी रिवीजन करने का बढ़िया तरीका क्या है, ठीक है, पहले टॉपिक पढ़ लो और फिर कॉपी का पेज उठाओ और लिखना चालू कर दो। लिखना चालू कर दो, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, ऐसे कुछ भी ऐसा होता है ना, कीबोर्ड कीबोर्ड में ये होता है, ये होता है, पॉइंटिंग, ऐसे लिखना चालू करो। जितना लिखोगे उतना आप, जैसे होता है ना स्कूल में भी नहीं होता था कि 10 बार लिख के लाओ, 15 बार लिख के लाओ, गलती हो गई फिर वापस लिख के लाओ। ठीक है, अभी तरीका मैं बताऊं, जब हम एसएससी की तैयारी करते थे तो हमारे एक सर थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे हमें। ठीक है, वो हमें 100 सवाल देते थे, आज प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, 100 सवाल दिए। पहले दिन कहते थे कि जाओ इसको लिख के लाओ, मतलब सवाल सॉल्व करके लाओ। ठीक है, लेकिन कंडीशन कि पहले दिन आपको सवाल करके लाने नीले पेन से, अगले दिन कहते काले पेन से करके लाओ, फिर कहते लाल पेन से, 4 बार करवाते वो। तो जब आप 4 बार उन्हीं सवालों को बार बार कर लेंगे तो यहां पर फिर वो सवाल आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सवाल रीजनिंग सॉल्व नहीं करोगे, कितना ही पढ़ लो तुम सी प्लस प्लस जावा, जब तक रीजनिंग नहीं करोगे तब तक तुम फेल हो। मैं आपको गारंटी से, मेरे से कोई लिखवा के ले लो कि भाई रीजनिंग नहीं आती और मैं पास हो जाऊंगा, कंप्यूटर के सारे एग्जाम में कोई भी फेल हुआ है तो उसे पूछ के देख लो कि वो फेल किसकी वजह से हुआ है, रीजनिंग। कंप्यूटर तो सबको आता है, आता है वो सबको आता है, और नहीं आता वो किसी को नहीं आता। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस जो है वो किस में आ जाता है, रीजनिंग। अभी सूचना सैक में पूछ लो, तो सूचना सैक में कोई भी क्लास में बैठा हो उससे पूछ के देख लो कि वो फेल हुआ उसका कारण क्या था। ठीक है, ये सूचना अभी प्रोग्रामर में जो फेल हुआ उससे पूछ के देख लो, प्रोग्रामर में सब पढ़ रहे टेक्निकल टेक्निकल, और वहां 40 सवाल आगे किसके, नॉन टेक के, 40 के 40 साफ, 20 सवाल तो करंट जी के और 20 सवाल मैथ्स रीजनिंग। और पहली बात, पैटर्न फिक्स नहीं रहता हमारा, हमारा पैटर्न फिक्स नहीं रहता। ठीक है, ये नहीं कि पैटर्न पिछली बार 10 आए तो इस बार 10 आएंगे, हो सकता है इस बार एक भी नहीं आए। ठीक है, लेकिन हर पेपर में रीजनिंग का वेटेज हमेशा से रहा है, कंप्यूटर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें। और रीजनिंग में 10 पजल डाल दी, खेल खत्म। ठीक है, बैठाते रहो, 4 अंदर की तरफ 4 बाहर की तरफ, ये इस, ठीक है, बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर हो जाएगा, नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा।
लेकिन फर्स्ट पेपर में हम कहते हैं ना कि जैसे कल के पेपर में देखा, फर्स्ट पेपर देने के बाद कई जने करीब करीब 1 लाख बच्चे दूसरे पेपर में देने ही नहीं गए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी पास आराम से हो जाओगे। क्योंकि अभी के समय में फेल होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लोग नहीं समझ रहे कि सरकारी नौकरी का क्या महत्व है। सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी साल 2 साल में। साल 2 साल में सरकारी नौकरियां खत्म करने पे, अब देखो 10,000 स्कूलें ये बंद कर रहे हैं इस बार। तो 10,000, एक स्कूल के अंदर 5 मास्टर लगते थे, 10 आपकी एक 10,000 स्कूलें बंद कर देंगे। कितने लोगों की जरूरत नहीं है? जरूरत ही नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छा मौका मिला है। लगे हाथ अगर किसी कारणवश किंतु परंतु होता है तो लगे हाथ सूचना सहायक तैयार है। ठीक है, पिछली बार 2018 में जो पास नहीं हुआ वो 2022 में बीसीआई में पास हो गया। जो बीसीआई में अटका वो 2024 में आईएम में हो गया। 24 में अटका वो सब पास हो जाएंगे 2026 में इस बार। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी तैयारी देखो ध्यान रखना है। ठीक है, विश्वास करना पड़ेगा कि आप कर सकते हो, बाकी तो चलता रहेगा जिंदगी भर। नहीं समझिए यहाँ पर, तो ये यूनिट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके कुछ कंसेप्ट पर बेस है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझो कि जब हमने पिछली क्लासेस में, तो ये जब किसी भी आपके कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, तो ये अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो किसके बारे में पढ़ रहे थे? कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। और आप सबने पढ़ा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आने वाला कोई भी भाग या तो क्या माना जाता है? आप कह रहे हैं या तो कोई भी भाग हार्डवेयर माना जाता है, और या फिर क्या कहलाता है? कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले जितने भी भौतिक भाग होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, और आपके जो भी लॉजिकल रूप से जो कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं इनका वर्गीकरण भी दो तरह से किया था। कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर या तो कैसा सॉफ्टवेयर होता है? ठीक है, या फिर हमारे द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है? कौन सा? एप्लीकेशन। आप कह रहे हैं कि हमारे पास में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं दो तरह के होते हैं, या तो सिस्टम या फिर कौन सा होता है? एप्लीकेशन। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो पार्ट आता है कोर सॉफ्टवेयर। कोर का मतलब मेन महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर। और इस मेन महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर को जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी अगर बात करें आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए कौन से सॉफ्टवेयर में? यूटिलिटी, जो सर्विस या सहायक प्रोग्राम होते हैं। तो ये आपके यहाँ पे सर्विस या सहायक प्रोग्राम माने जाते हैं। किसके सर्विस या सहायक प्रोग्राम माने जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आप कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को बढ़ाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी तरह का सपोर्ट देने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी तरह की सर्विस देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स काम में लिए जाते हैं। तो यार ये सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं होता। ठीक है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या आपने देखा होगा कि जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो यहां पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कौन से प्रोग्राम भी आते हैं? कौन से प्रोग्राम आते हैं? सिस्टम प्रोग्राम भी आते हैं। ठीक है, इसी के साथ में विभिन्न प्रकार की क्या आती है? यूटिलिटी भी आती है। ठीक है, साथ में अगर बात करें विभिन्न प्रकार के कौन से प्रोग्राम भी शामिल होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई जैसे विंडो इंस्टॉल करते हो तो एमएस पेंट भी आता है, वर्ड पैड भी आपका आता है।
ठीक है, आपके जो भी प्लेयर भी आते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज भी होता है, ठीक है, विंडोज मीडिया प्लेयर भी आता है, तो बहुत सारे पार्ट। तो यहां पर हमेशा याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, एक सिंगल प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत सारे प्रोग्रामों का एक समूह कहलाता है, ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन, कंप्यूटर में कौन से संसाधन होते हैं, या तो कंप्यूटर में कौन सा संसाधन हार्डवेयर, या कंप्यूटर के कौन से संसाधन सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर हम कहते हैं कंप्यूटर के सभी संसाधन, कंप्यूटर के सभी संसाधन में कौन, सीपीयू, सीपीयू के अलावा कौन, मेमोरी, मेमोरी के अलावा कौन, इनपुट आउटपुट, और इनपुट आउटपुट के अलावा कंप्यूटर का एक और रिसोर्स होता है जो कि कौन सा है, यूजर। तो यार ये इन सभी को मैनेज करना, तो इनका प्रबंधन करना और इनके द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की एक्टिविटीज को नियंत्रण करना कि आप कब कौन सा कार्य करेंगे, ये सब नियंत्रण प्रबंधन करने का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रमुख रूप से पहला वर्ड याद रखिए किसके लिए काम आता है, ऑपरेट। ऑपरेट मतलब चलाना, क्योंकि हमने कहा कि कोई भी हार्डवेयर तब तक नहीं चला पाएंगे तब तक कौन नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग। देखिए ऑपरेट के अलावा यहां पर हम कहते हैं कि ये सभी संसाधनों को क्या करता है, मैनेज। ठीक है, आपके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, आपके पास में कंप्यूटर में संसाधन आपके लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं, मेमोरी, मेमोरी का तात्पर्य रैम, रैम की साइज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ठीक है। तो यहां पर किसी भी प्रोसेस को मेमोरी आवंटन करना, ठीक है, कितनी मेमोरी चाहिए, कब चाहिए, तो इस तरीके से कई बार एग्जाम में ऐसा वर्ड आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो एक प्रकार का आपका क्या कहलाता है, रिसोर्स मैनेजर, सभी को मैनेज करने वाला होता है। देखिए मैनेज करने के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को क्या करता है, कंट्रोल। हम कहते हैं इसे सुपरविजन सिस्टम भी कहते हैं, सुपरवाइजर भी कहते हैं। तो यहां पर आपके पूरे सिस्टम का हम कहते हैं कंप्लीट सिस्टम का आपका क्या कहलाता है, ये एक तरह से मैनेजर। भाई जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, मैनेजर। आज आप कहीं भी जाओ, कोई भी चीज हो, ठीक है, आप कहीं भी, आप किसी भी स्थान पर जाते हैं और आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है, तो आप क्या कहते हैं, मैनेजर को बुला के लाओ। कौन है तुम्हारा मैनेजर, ठीक है, हम कहते हैं मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, मैनेजर लाओ, क्योंकि ही इज द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज, वो सबको मैनेज करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहां पर याद रखना कि पहली चीज हमेशा याद रखिए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उन सभी कंपोनेंट को हमने किस नाम से जाना है, हार्डवेयर। इस हार्डवेयर के सबसे नजदीक, इस हार्डवेयर के सबसे नजदीक एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यार कि हार्डवेयर के जो सबसे क्लोजेस्ट होता है, देखिए इससे आपके आपके सिस्टम में किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर, अन्य सॉफ्टवेयर बोले तो कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म कौन देता है। अगर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना है तो कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग। और अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तभी अगर बात करें किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कौन कार्य कर सकते हैं, यूजर। क्या यूजर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कर सकता है क्या, ठीक है। हम कहते हैं कि किसी भी हार्डवेयर को अगर उपयोग में लेना है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज यूजर इंटरफेस, ठीक है, यूजर इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड किसके बीच में, हार्डवेयर। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन आपका गलत है।
ठीक है, तो हेडिंग डालिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी प्रकार के कंप्यूटर के सभी प्रकार के संसाधनों को नियंत्रण तथा प्रबंधन करने हेतु जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट पढ़ लिखिए, यह एक ऐसे लिखो, यह प्रोग्रामों का एक संग्रह होता है, प्रोग्रामों का एक संग्रह होता है, प्रोग्रामों का एक संग्रह होता है जो एक उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के हार्डवेयर के मध्य कार्य करता है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी कह सकते हैं कि इसी लाइन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कई बार ऐसा वर्ड आ जाता है कि इंटरफेस बिटवीन, ठीक है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो याद रखना कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी सिस्टम जो होता है उस सिस्टम के में जो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर और यूजर के मध्य जो भी आपका इंटरफेस प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ओएस। पहले समझो, मोबाइल फोन हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर। ठीक है, जब भी किसी भी मोबाइल फोन की जब भी हम बात करेंगे तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उस हार्डवेयर को अगर हम उपयोग में लेना चाहें, अगर हम हार्डवेयर को अगर हम काम में लेना चाहें, तो हम मोबाइल फोन में सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसे क्या कहते हैं? एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड आपके उस मोबाइल फोन को चलाने के लिए काम में लिया गया। तो सिमिलर मैनर में जब हम यहाँ पर जैसे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, पीसी यूज कर रहे हैं, तो उन सब में भी सबसे पहले क्या होता है? विंडो डाली जाती है।
तो याद रखिए कि यहाँ पे जिससे हम कहते हैं कि इसे जनरली हम जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस। आगे मैं बताऊंगा कि यूजर इंटरफेस जैसे हम काम कर रहे हैं तो मेरे और इसके बीच में जो भी कार्य करने का मेथड जो है, देखिए जो भी मेथड आपका यहाँ पर है उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस कहते हैं। जैसे ये आपको एक पर्टिकुलर इंटरफेस दिखाई दे रहा है, तो ये जो इंटरफेस आपका होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यूजर इंटरफेस कहते हैं। अब अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पे देखो, लेकिन नेक्स्ट देखिए अगला जो पार्ट आता है जिसे हम यहाँ पे आगे देखो, इसी में जब भी किसी भी कंपोनेंट की बात की जाए, तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए, तो हम कह रहे हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में प्रमुख रूप से 4 कंपोनेंट आपके माने जाते हैं। ठीक है, आज हम कहते हैं कि साहब किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम पे कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्य करने की जब भी बात करें तो कार्य करने वाला कौन है, बताओ। किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में जब भी हम कार्य करने की बात करेंगे तो कार्य करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, यूजर, एंड यूजर। तो यार कि एंड यूजर जो भी कार्य करता है, यार कि एंड यूजर की जब भी हम बात करेंगे तो एंड यूजर जिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करता है वो एप्लीकेशन होते हैं या सिस्टम होते हैं। हाँ, तभी तो कह रहा हूं पास होना बहुत आसान है। अरे एंड यूजर हम कौन करता है, सिस्टम या एप्लीकेशन? हाँ, तो फिर सिस्टम क्यों बोल रहे हो तुम, हैं? बताओ। अरे कई सिस्टम बोल रहे हो तुम, है? गलती से निकल गया 1/3 चले जाएंगे, है? गलती से, भाई एक सवाल गलत होने का मतलब, ठीक है, एक सवाल होने का मतलब 1+1/3 नंबर चले गए, और इतने नंबर जाते तो ठीक है 40 के 38 पॉइंट समथिंग हो गए। एक एक सवाल का बहुत महत्व है, गलती जल्दीबाजी काई को करनी, कहाँ जाना है तुम्हें जल्दीबाजी करके, है? देखो यहाँ पे जब भी किसी भी पार्ट की बात करेंगे तो अलग अलग कंपोनेंट्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं, और जब किसी भी सिस्टम की बात करेंगे तो प्रमुख रूप से कंपोनेंट याद रखना 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका होता है, ठीक है, यहाँ पर इसी को कंसीडर किया जाता है एज ए किसके नाम से, प्रोसेसर। ठीक है, सेकेंडली आपका यहाँ पर सीपीयू के लिए एक कंपोनेंट बना हुआ है जिसका नाम क्या है, मेमोरी। मेमोरी का संदर्भ किससे होता है, रैम से। तो मेमोरी का संदर्भ हमेशा रैम से होता है। तो यार कि रैम किसके लिए बनाई गई है, हमारे लिए या सीपीयू के लिए? अरे हमारे लिए या सीपीयू के लिए? हाँ, सीपीयू के लिए बनी हुई होती है। ठीक है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल, स्थायी या अस्थायी? अस्थायी। तो यहाँ पे जनरली यहाँ पर इसके बाद में ये जो पार्ट आपका होता है, इसके बाद में अगली जो डिवाइसेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट, ये जो तीनों ही कंपोनेंट होते हैं इन सब का वर्गीकरण किया गया है एक श्रेणी के अंतर्गत जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, हार्डवेयर। देखिए कंप्यूटर का जो सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर जो माना जाता है, सबसे पहला जो पार्ट माना जाता है उसे हम जनरली किस नाम से जानेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। तो किसी भी हार्डवेयर के बाद में दूसरा कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का माना जाता है उसे जनरली किस नाम से जानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा कोर पार्ट आपका माना जाता है, कि दूसरा जो भाग आपका माना जाएगा उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे के सारे सिस्टम प्रोग्राम आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में तीसरा जो कंपोनेंट आपका माना जाता है जो कि कौन सा कहलाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है,
क्या बिना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कार्य कर सकता है क्या? हम्म? बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कार्य कर सकता है क्या? आया नहीं? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके किसके लिए होते हैं? एंड यूजर के लिए होते हैं। देखिए, इसके बाद में हम कहते हैं कि अगला जो कंपोनेंट कंप्यूटर का होता है जिसे हम क्या कहते हैं? यूजर। भाई, अगला जो कंपोनेंट किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत माने जाता है, उपयोग करता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जब भी किसी कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाएगी तो चार कंपोनेंट होते हैं। तो इन चार कंपोनेंट में हार्डवेयर के बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। और कंप्यूटर का सबसे प्राइमरी हार्डवेयर कौन सा होता है? अरे, कंप्यूटर का सबसे प्राइमरी कंपोनेंट कौन होता है? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम देखें तो इसे इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट आपका था जिसे डिफाइन कर दिया गया किसके रूप में? हार्डवेयर। किसी भी हार्डवेयर के बाद में अगला जो पार्ट डिफाइन किया गया है जो कि कौन सा कहलाता है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरीके से जब आप बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में अगला जो पार्ट आता है जिसे कौन सा कहते हैं? कौन सा कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद में कौन सा कहलाता है? यूजर। बताओ, क्या कोई भी यूजर बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम कर सकता है क्या? हाँ या नहीं? देखिए, देखिए, एक व्यक्ति बाजार से प्रिंटर खरीद के लाया। देखिए, एक व्यक्ति बाजार से प्रिंटर खरीद के लाया। ठीक है, प्रिंटर को कनेक्ट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उस हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना चाहता है तो कौन से प्रोग्राम की आवश्यकता होगी? डिवाइस ड्राइवर। और यूजर अगर बात करें उस प्रिंटर को उपयोग में लेना चाहता है तो कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी? एप्लीकेशन। हम प्रिंट कमांड देने के लिए किसका यूज करते हैं? वर्डपैड, नोटपैड, एमएस वर्ड। क्या आप डायरेक्टली प्रिंटर पे प्रिंट दे सकते हो कमांड? नहीं। हमेशा याद रखिए, यूजर की जब भी बात होगी, हमेशा याद रखिए कि यूजर हमेशा, ठीक है, कोई भी हार्डवेयर पे आप इंटरेक्ट किसके द्वारा करता है? एप्लीकेशन। लेकिन इन यूजर और हार्डवेयर के बीच में, आप कहते हैं यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो परत है जिसके बिना कोई भी काम नहीं करेगा वो परत कौन सी मानी जाती है? ओएस। तो याद रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कई बार हम कहते हैं ना, पहले मोबाइल फोन लाते थे, फोन चालू नहीं होता, हम कहते भाई जी सॉफ्टवेयर उड़ गया। वो सॉफ्टवेयर उड़ने का मतलब कौन काम नहीं कर रहा? कई बार अब लैपटॉप काम नहीं कर रहा, हम कहते हैं विंडो उड़ गई। विंडो कौन है? वो ऐसा है। पहले ये नाम लिखो, बस केवल नेम ये। जो मेरे को मोबाइल चलाता हुआ दिख गया ना, मैं मोबाइल ले जाऊंगा। और मेरे को यहाँ से सब दिखता है, ध्यान रखना। चाहे तुम कितना ही बेंच के नीचे डाल के फोन चला लो। हम्म, क्या सारे दिन फोन में लगे रहते हो तो मैं। हम्म। हम्म। आज तो ट्रम्प ने धमकी दे रखी है। क्या? उसने धमकी दे रखी है, 8 बजे तक या तो गेट खोल देना, नहीं तो
मैं गेट खोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। हाँ? मतलब ट्रम्प वो आदमी है जो बोलता ही बोलता है, कुछ नहीं करता। हम्म। अभी इंडिया में भी कुछ होगा। इंडिया में भी कुछ होगा। 29 बंगाल में चुनाव है, इंडिया में कुछ ना कुछ होगा। अभी देख, कल कल उसमें संसद में घुस गया ना एक आदमी। नहीं तो ये गाड़ी लेके संसद में घुस गया और घुस के बाहर भी निकल गया, और जिसका पता भी नहीं चला, मतलब बैरिकेड तोड़ के अंदर चला गया। और हाँ हाँ, दिल्ली के अंदर। तो मतलब सोचो कि कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। हो सकता है पीओके पे स्ट्राइक भी हो जाए। दिल्ली मोदी जी मीटिंग ले रहे हैं अभी। हम्म। बढ़िया है। हम्म। हो गए नोट। चलिए, जल्दी करो जल्दी। देखिए, चलिए। देखिए, अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे हम कहते हैं गोल्स। गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, अगला जो क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बन सकता है, जिसे कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम काम में लेते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखिए, जो भी भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भी तो कार्य हो सकता है। ठीक, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कभी कोई कार्य नहीं होता था? बताओ, होता था या नहीं होता था? अरे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई कार्य हो सकता है या नहीं हो सकता? पक्का? नहीं वाले कौन कौन है? हम्म। अरे नहीं वाले। अच्छा ठीक, अब बताओ, पहली जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? अगर आप इतिहास के पन्नों को खोलकर देखेंगे, तो फर्स्ट जनरेशन के नीचे लिखा हुआ है नो ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें लिखवा रखा है कि पहली पीढ़ी में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। सेकंड जनरेशन में भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो पहली और दूसरी पीढ़ी के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल रूप से उत्पत्ति मानी जाती है थर्ड जनरेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वास्तव, क्योंकि पहली और दूसरी पीढ़ी में प्रोग्राम सीधे हार्डवेयर पे लिखे जाते थे। ठीक है, डायरेक्ट पहले हार्ड वायर्ड प्रोग्रामिंग होती थी, जहां वायर्ड्स के माध्यम से, टॉगल्स के माध्यम से सीधे प्रोग्राम्स थे। लेकिन हम धीरे धीरे हम बात करने लगे यूजर की। हम कहते हैं हम भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेंगे, तो यूजर पर्पस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी, ताकि वो हार्डवेयर से सीधा संवाद कर सके। पे आज हम कंप्यूटर की बात करें, आज भी कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीन भाषा। कंप्यूटर कहता है कि मेरे को केवल मशीन भाषा समझ में आती है। और मशीन भाषा हार्डवेयर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? हार्डवेयर डिपेंडेंट। ते कंप्यूटर कहता है कि ओनली लैंग्वेज दैट कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर सिस्टम इज ओनली मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और उसमें जीरो और एक की कहानी है। तो भाषाओं की कहानी, जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बनी, वो मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाई।
मनुष्य कहता है कि साहब मुझे समझ नहीं आता 0 और 1 पे लिखना, ठीक है, साथ में हार्डवेयर बदलते ही प्रोग्राम बदल जाता है, मुझे वापस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे, आप कंपनी में कोई काम कर रहा है व्यक्ति, उसने प्रोग्राम बनाया, कंपनी छोड़ के चला गया, अब वो हार्डवेयर का प्रोग्राम तो उसी को ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डवेयर खराब हो गया तो प्रोग्राम भी वापस लिखना होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि राइटिंग, ठीक है, प्रोग्राम को लिखना, प्रोग्राम को सीखना रिपीटेड प्रोसेस है, ठीक है। जब भी नया हार्डवेयर आएगा प्रोग्राम नया लिखना पड़ेगा, ठीक है। जबकि आज के समय में क्या, सी का एक बार प्रोग्राम लिख लो, नया कंप्यूटर लाओ, वापस सीखने की जरूरत है क्या? नहीं, एक ही चीज को बार बार कहीं भी। तो यहां पर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के दो आपके पर्पज होते हैं, ठीक है। पहला जो पर्पज आपका यहां पर होता है जिसे हम कहते हैं कन्वीनियंस, ठीक है। पहला जो आपका पर्पज, जो प्राइमरी पर्पज है, क्या हम कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य जो है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस को हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सरलता। कि मेन पर्पस है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब, ठीक है, आप किसी सिस्टम को इतना सरल बना दो कि उसे कोई भी काम में ले सके, मतलब एक तरीके से यूजर फ्रेंडली। आज मोबाइल फोन को उपयोग में लेने के लिए क्या किसी कोचिंग करने की जरूरत होती है? आजकल बच्चा पैदा होते ही फोन चलाने लग जाता है, 1 साल 2 साल का पता है कि यहाँ यूट्यूब आएगा, यहाँ से आगे चलाना है, ये पीछे करना है उसको। ये है यूजर फ्रेंडली, कि हम कहते हैं कि किसी सिस्टम को इतना यूजर फ्रेंडली बना दो कि कोई भी उस सिस्टम को यूज कर सके। मतलब हम कहते हैं कि आईटी लिटरेट होने की जरूरत नहीं है, आईटी का बुनियादी ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। आज मोबाइल फोन कोई भी अनपढ़ आराम से चला रहा है, क्योंकि यूजर फ्रेंडली है, जीयूआई बेस है, ठीक है। पहले आपका, पहले हम कहते हैं ना कि पहले सीयूआई था, अभी कौन सा है? जीयूआई। अब सीयूआई में कोई भी चीज को लिखने की क्या चाहिए? कमांड। अब आपको कमांड ही नहीं याद, ठीक है, कमांड याद कर ली लेकिन लिखना नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर पहले नॉन ग्राफिकल, पहले जो इंटरफेस थे वो कैसे थे? नॉन ग्राफिकल, ठीक है। नॉन ग्राफिकल के साथ में आपके नॉन यूजर फ्रेंडली, ठीक है, ये वाले इंटरफेस थे। जैसे आपके शुरुआत में डॉस थे, यूनिक्स थे, ये थे, ठीक है। लेकिन बाद में जो इंटरफेस बने वो जीयूआई, जीयूआई का मतलब ग्राफिकल, हर चीज के ग्राफिकल। जैसे विंडोज में ग्राफिकल के रूप में छोटे छोटे चिन्ह दिए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? आइकन। अब आइकन्स के माध्यम से इजीली पता लगा सकते हैं कि ये वाला कार्य किस पर्पज के लिए किया जाता है। कमांड को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट सेलेक्ट करना है, और कमांड का सिंटेक्स जो है टेकन केयर बाय किया जाता है किसके द्वारा? ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है तुम तो कमांड दो, बाकी का सारा काम कमांड को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करवाने का काम उसका होता है। तो पहली चीज है सुगमता, किसी चीज को इतना सरल बना दिया जाए। तो आज हम कहते हैं विंडोज क्यों यूज कर रहे हैं सब? तो यूजर फ्रेंडली है, तो लाइनेक्स फ्री में मिलता है, लेकिन तो भी लोग लाइनेक्स यूज नहीं करते, क्यों? यूजर फ्रेंडली नहीं है। भाई हम कहते हैं कि आपके विंडोज में हम कहते हैं पैसा लग रहा है और लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। लाइनेक्स कहता है मैं तो फ्री हूं, लेकिन फ्री होते हुए भी हम उसे उपयोग में नहीं ले पाते क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, उस पे प्रोग्राम्स को रन करना आसान नहीं है। लेकिन वो वहां आपके ज्यादा फायदेमंद होते हैं जहां पर आप वायरस, मालवेयर जैसी समस्याओं से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पहला प्राइमरी गोल आपका माना जाता है। दूसरा, ठीक है, हम कहते हैं कि सेकंड जो पार्ट आपका गोल, सेकेंडरी गोल होता है, वो गोल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एफिशिएंट कहते हैं। कि सेकेंडरी गोल या सेकंड गोल जो होता है एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, जनरली यहां पर एफिशिएंट का मतलब किससे सम, कार्य क्षमता से होता है। जैसे समझो कि आपके पास रिसोर्सेज, आपके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है।
भाई आज अगर बात करें, सीधी सी कहानी है कि भाई आपके पास में रुपए लिमिटेड है, पैसे लिमिटेड है। जब आपके पास पैसे लिमिटेड है तो आपको चाय पीनी है तो आप थड़ी पे जाके चाय पी लोगे, और पैसे खूब सारे हैं तो हयात जाके चाय पियोगे 600 रुपए की है चाय। लेकिन आपने, अब सेम कहानी है कि आपके पास में मेमोरी के रूप में क्या है, मेमोरी के रूप में क्या है, रैम। रैम की कैपेसिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड। हम कहते हैं कि साहब 1 GB है, तो आप प्रोग्राम P1 भी लोड कर सकते हो, P2 भी कर सकते हो, P4 भी, P5 भी, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम। लेकिन इन सभी प्रोग्रामों को एफिशिएंट मैनर में मेमोरी का यूटिलाइजेशन करना। जैसे समझो कि मान लीजिए अगर बात करें, ऐसा समझो एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लासरूम है जिसकी सीटिंग 400 है, ठीक है, और उस क्लासरूम में आपने केवल कितने जनों को बैठा, 10। क्या ये मेमोरी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, हाँ या नहीं? नहीं, इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी कहलाएगा। क्योंकि बाकी अगर बात करें 390 बच्चों की सीट यहां पर क्या हो गई है, वेस्ट हो गई। वे आजकल तो हम कहते हैं कि ये थोड़ी है कि पहले के टाइम पे सरकारी स्कूलों में 7वीं क्लास इधर मुंह कर लो, 8वीं क्लास इधर मुंह कर लो। सरकारी स्कूलों में पहले ऐसे ही होता था, है कि भाई जगह ही नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, तो एक साइड में बोर्ड एक क्लास चल रही है, दूसरी साइड में दूसरी क्लास चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं ना एजुकेशन सिस्टम, जैसा हम कहते हैं सही तरह, अभी देखो ना तुम बर्बाद कर दिया एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है। अभी इस बार से सभी राजस्थान की सभी सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से डायरेक्ट किस में, इंग्लिश मीडियम। जितनी भी स्कूलें जो है उन सब स्कूलों को किस में कर दिया गया है, इंग्लिश मीडियम। अब बेचारा इंग्लिश मीडियम में कहां से पढ़ेगा, अब तो बड़ी मुश्किल से तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ने आया, और उसको अब तुम तीसरी क्लास से चौथी क्लास में जब पास हुआ, ठीक है, तो उसको अब सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही विषय किस में पढ़ने हैं, है भाई, ठीक है। डिफिकल्ट टास्क है। हम कहते हैं ना कि अभी ये जो पार्ट, साथ में अगर बात करें, अब अनिवार्य रूप से तीसरी से लेकर 10वीं तक कंप्यूटर कर दिया गया, ठीक। 5वीं क्लास में तो पाइथन चल रही है, नई वाली किताबों में देखोगे तो 5वीं क्लास से क्या शुरू हो गया है, पाइथन शुरू हो गया, ये 5वीं क्लास से। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये पहले रिसोर्सेज सही देखो, अब ये लागू तभी किया जा सकता है जब पहली चीज आप उसे क्या बनाओ, कन्वीनियंट। पहले देखो होगा सब, पहले अंग्रेजी शुरू होती थी 6ठी क्लास में, पहली से 5वीं तक तो अंग्रेजी चलती ही नहीं थी, 6ठी क्लास में पहली बार अंग्रेजी चालू होती थी पहले। अब यहाँ पे इसके अलावा जैसे आपने कहा कि सीपीयू, आपके रिसोर्सेज में बात करें सीपीयू, तो सीपीयू की क्षमताएं लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, अरे सीपीयू की कैपेसिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड या अनलिमिटेड, ठीक है। आपकी सीपीयू की क्षमताएं होती है, और सीपीयू के पास में एक समय में कितने प्रोग्राम आ सकते हैं, भाई एक समय में कितने प्रोग्राम आ सकते हैं, जिसे हम सामान्य रूप से कहते हैं डिग्री ऑफ, क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, देखिए ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब सीपीयू के पास में एक समय में कितने प्रोग्राम उपलब्ध हो सकते हैं। तो सीपीयू के पास उपलब्ध है मतलब ये प्रोग्राम एक समय में कहां उपलब्ध है, रैम में। तो रैम में कितने, जैसे रैम का पार्टीशन किया तो रैम में 5 पार्टीशन किए तो कितने प्रोग्राम आ सकते हैं, 5। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल बी रेस्ट्रिक्टेड विद द हेल्प ऑफ एलटीएस, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है ये अभी, ठीक है। इसके डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है, लॉन्ग टर्म शेड्यूल, ये सब पढ़ोगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आपके सीपीयू की कहानी जब बात करें तो हम कह रहे हैं कि सीपीयू की क्षमताएं होती है, सीपीयू के पास एक समय में प्रोग्राम कितने लोड हो सकते हैं, ये मैक्सिमम लेवल है जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट। आज अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में कितने प्रोग्राम सीपीयू को दिए जा सकते हैं। आप लगातार कंप्यूटर को कमांड दे दो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो सीपीयू की क्षमता है, ठीक है। एक समय तक तो सीपीयू अपनी तेज गति के साथ में काम करेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद में, ठीक है, धीरे धीरे वो सब वेट करना चालू करते हैं और सीपीयू की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, डिग्रेड, और इसे कहते हैं थ्रेसिंग। टेस्ट सीरीज का सवाल है,
ठीक है, तो यहां पर ये सब चीजें आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। देखो, अगर सही तरह से एफिशिएंट मैनर में यूज नहीं करोगे, ठीक है, हम कहते हैं एफिशिएंट, आपके पास समय लिमिटेड है, आपके पास समय लिमिटेड है, आप अधिकतम समय खराब कर देते हैं एचटीएमएल जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने में, लेकिन सवाल तो एक ही आएगा। ये है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, टाइम का गलत तरह से उपयोग करना। देखिए, हम कहते हैं कि आपकी एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी जब आप अपने संसाधनों को सही तरह से उपयोग लेंगे। तो इसीलिए हमने यहां पर एक वर्ड यूज किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू, किसके लिए? कहता है मैं मैनेज करूंगा कि कौन प्रोग्राम कब कैसे और कितनी देर के लिए जाएगा, मैं निर्धारित करूंगा किस प्रोग्राम को मेमोरी मिलेगी मैं। तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। ये भी क्वेश्चन था कि कौन सा समूह ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का समूह है। ठीक है, किसका प्रबंधन? सीपीयू, प्रोसेसर मैनेजमेंट लिखा था, मेमोरी मैनेजमेंट लिखा था, इनपुट आउटपुट की जगह डिवाइस मैनेजमेंट लिखा था, और यूजर मैनेजमेंट। इन सब का प्रबंधन, ये कहता मैं डिसाइड करूंगा कौन सा यूजर कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है। आज आप अपने फोन में कंप्यूटर में पासवर्ड लगा तो लेते हो, उसको चेक कौन करता है? ओएस। भाई चेक करने ऑपरेटिंग सिस्टम कह देता पा इनकरेक्ट पासवर्ड, वो चेक कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास में है कि कितने यूजर समांतर काम कर रहे हैं, तो कौन से यूजर को एक्सेस देना है। तो याद रखना कि हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कार्य होते हैं। तो यार अगर आप प्राइमरी गोल, जब भी बात होगी तो प्राइमरी गोल कौन सा होगा? कन्वीनियंस। और सेकेंडरी गोल कौन सा है इसका? ठीक है, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, लिख लो इनमें एक एक पॉइंट। पहले लिखो कन्वीनियंस, लिखो कन्वीनियंस में ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला उद्देश्य, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला उद्देश्य, पहला उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को एक उपयोगकर्ता हेतु, कंप्यूटर सिस्टम को एक उपयोगकर्ता हेतु, उपयोगकर्ता हेतु आसान बनाना होता है, आसान बनाना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि एक तरीके से आपका ऐसा कहा जाता है कि इजियर, हम कहते हैं इजियर इंटरेक्शन। ठीक है, इजियर इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड आपका हार्डवेयर। आप कह रहे हैं किसी भी हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो संवाद करने का तरीका है, वो तरीका कैसा बना दो? आसान। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम इज नाउ ए डेज प्रोवाइडिंग ए इंटरफेस, और उस इंटरफेस को कौन सा कहा जाता है? कौन सा इंटरफेस कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कोई भी काम करने के लिए कमांड लिखनी पड़ती है या सेलेक्ट करनी पड़ती है? सेलेक्ट।
ठीक है, हम कहते हैं कि ऑल द कमांड्स आर अवेलेबल विद इन मेन्यू इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आज के समय में जो भी जैसे एमएस ऑफिस की बात करें, तो पहले एमएस ऑफिस में 2003 तक ड्रॉप डाउन मेन्यू आते थे। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब फाइल पे क्लिक करते थे, लिस्ट आती थी। ठीक है, आजकल जितने भी आपके 2007 से जितने भी संस्करण आए, ठीक है, 2007, 10, 13, 16, 19 और 21 की जब भी बात करें, तो इन सभी संस्करण में ड्रॉप डाउन मेन्यू को हटाकर आपका रिबन टैब आ गया। ठीक है, आपके रिबन टैब आ गए। रिबन टैब का मतलब, ठीक है, आपके टैब का नाम ऊपर और उससे संबंधित कमांड कहाँ, नीचे। ठीक है, आपको जस्ट होम पर क्लिक करके बी लिखा हुआ मिलता है, जिसको क्लिक करने से बोल्ड हो जाता है। लेकिन पहले ढूंढना पड़ता था, कि पहले आपको पता, पहले ये याद करना पड़ता था कि बोल्ड कौन से मेन्यू में आएगा। फिर मेन्यू में भी सब मेन्यू आते थे, कि जैसे आप पेज लेआउट में जाओगे, पेज लेआउट में बैकग्राउंड में जाओगे, बैकग्राउंड में फिर क्या आएगा, वाटर मार्क आएगा। कि कमांड जो है पहले उसमें इस तरीके से जाया करते थे। तो अब यहां पर हम कहते हैं कि आपके पास में यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है, कि कोई भी यूजर आसानी से कंप्यूटर से संवाद करके कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आजकल जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रचलित रूप से, जैसे हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ठीक है, विंडोज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, विंडोज के अलावा एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऐसे आजकल मोबाइल के अंदर कौन सा होता है, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के अलावा कौन सा आता है, ठीक है, विंडोज होता है। विंडोज के अलावा कौन सा होता है, आईओएस। ठीक है, विंडोज हो सकता है, आईओएस हो सकता है, ये सब यूजर फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि यूजर डायरेक्टली इन पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकता है। ठीक है, उन्हें कोई स्पेशल आपके टेक्निकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। तो ये प्राइमरी पहला उद्देश्य इसका यह है कि भाई इतना सरल बना दो कि कोई भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सके, उपयोग ले सके। ठीक है, सेकंड है एफिशिएंट। लिखिए, दूसरा लिखो एफिशिएंट। ठीक है, देखो एफिशिएंट रूप से क्यों जरूरत होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रिसोर्सेज होती है उनकी संख्या एक होती है या एक से ज्यादा होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्सेज की संख्या एक होती है या एक से ज्यादा होती है। किसी एक कार्य को करने वाले रिसोर्स की जब बात करें, वो एक ही होता है, एक से ज्यादा होता है। किसी कार्य को करने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला रिसोर्स एक होता है या एक से ज्यादा होता है। एक काम को करने वाला एक ही होता है। कभी देखा तुमने किसी कंप्यूटर में दो प्रिंटर लगे हुए हो, लगा सक पैसे हैं तुम्हारे पास, लगा लो। दुनिया तो 10 कंप्यूटर के बीच में एक से ही काम चला रही है। देखिए, तो यहां पर हम कहते हैं कि जब प्रिंटर एक है, जब प्रिंटर एक है और मल्टीपल एप्लीकेशन उस रिसोर्स को क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि वेन एवर टू एंड मोर देन टू प्रोसेसर वांट टू एक्सेस सेम रिसोर्स एट ए टाइम, तो एक ही समय पर एक से ज्यादा संसाधनों को समांतर एक्सेस करना चाहते हैं। देखिए, तो यहां पर हमें फिर आपके रिसोर्स को एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखिए, एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करने की आवश्यकता है, जैसे समझो कि भाई जैसे मान लो कि आपकी, जैसे आपको बाजार जाना है और आपके घर में एक ही स्कूटी है। लेकिन आपको बाजार का काम अगर बात करें 10 घंटे का काम है। सेम स्कूटी आपको अगर बात करें, घर में किसी दूसरा व्यक्ति है, कोई भाई है, वो भी जाना चाहता है, और उसको 10 मिनट में ही, हम कहते हैं कि 10 मिनट का काम है। लेकिन अगर आपने स्कूटी पहले उसको दे दी जिसको 10 घंटे लगने हैं, तो बेचारे को जो 10 मिनट वाले काम को करने के लिए उसे 10 घंटे होने का इंतजार करना पड़ेगा। फिर उसका नंबर आएगा।
तो क्या ये यूटिलाइजेशन सही तरह से था? नहीं, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कहा जाता है कि भाई हम कहते हैं रिसोर्सेज को आवश्यकता के अनुसार उन्हें संसाधन उपलब्ध कराना। देखिए जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी हायर प्रोसेस, हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस की जरूरत है तो पहले रिसोर्स उसे उपलब्ध कराओगे। ये आप चाहे किसी से भी बात कर लो, कोई भी कितना इंपॉर्टेंट हो, आपकी कॉल चल रही हो लेकिन पिताजी का फोन आ गया तो कट होगा। पता उनकी प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा। यही तो एफिशिएंट है। क्या हम कहते हैं कि यहाँ पे वैसे ही मेमोरी, आप कहते हैं हमारे पास मेमोरी लिमिटेड है, सीपीयू की कार्य क्षमता सीमित है, ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एट ए टाइम एक ही हो सकता है, ठीक है। अगर इसे मैनेज नहीं करेंगे तो देर इज ए वेटिंग टाइम, एक वर्ड आता है वेटिंग टाइम। ये वेटिंग टाइम धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और हो सकता है कि वेटिंग टाइम इतना बढ़ जाए कि जिस रिसोर्स की आवश्यकता है वो कभी आपको मिले ही नहीं। ठीक है, और उस सिचुएशन को हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कहते हैं डेडलॉक। क्या कहते हैं? डेडलॉक। अब कहते हैं ए इवेंट हैज टू बी हैपन बट इट नेवर हैपन। ये घटना घटित होनी थी लेकिन वो घटना कभी भी घटित नहीं होते। होता ना कि जैसे हम कहते हैं कि P1 प्रोसेस इज वेटिंग फॉर रिसोर्स किसका? R1। R1 इज अलोकेटेड टू प्रोसेस P2। इसे कहते हैं होल्ड एंड वेट कह सकते हैं। क्या हम कहते हैं कि P1 प्रोसेस R1 रिसोर्स का वेट कर रही है, ठीक है। हम कहते हैं ना और R1 आवंटित है किसका? P2। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस तरीके से हम कहते हैं P1 इंतजार कर रहा है R1 का और R1 चली गई P2 के साथ है। इवेंट कभी भी नहीं होगा। और P2 अगर बात करें, P2 की कहानी अगर बात करें, P2 इज वेटिंग फॉर R2। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे होल्ड एंड वेट। हम कहते हैं एक को होल्ड किए हुए है और दूसरे का क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। भाई जैसे प्रिंटर की कहानी है, प्रिंटर की कहानी एक समय में केवल कितनी प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट, इसीलिए हमें एक स्पेशल प्रोग्राम की जरूरत होती है जिसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में आया था पिछली बार, ये स्पूलर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रिंट स्पूलर। whenever multiple print command will be executed a queue will be maintained that is known as spooler। क्यू डिसाइड करती है, क्यू, क्यू का नाम सुना है? और क्यू किस पे काम करता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे होता है। तो ये सब चीजें जो पार्ट एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइजेशन आपका है। तो नेक्स्ट लिखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा उद्देश्य, ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य सिस्टम के संसाधनों को, सिस्टम के संसाधनों को, सिस्टम के संसाधनों को विभिन्न विभिन्न एप्लीकेशन, विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों को, विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों को, विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों को अधिक से अधिक क्षमता के साथ, अधिक से अधिक क्षमता के साथ, अधिक से अधिक क्षमता के साथ उपलब्ध करवाना होता है।
अधिक से अधिक क्षमता के साथ उपलब्ध करवाना होता है। देखिए हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक, देखिए आपके दो या दो से अधिक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम किसी सिस्टम रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं। जैसे आप वर्ड पैड से भी प्रिंट कमांड दे देते हैं और नोट पैड से भी प्रिंट कमांड दे देते हैं, लेकिन प्रिंट आपका प्रिंटर तो केवल आपके पास में केवल कितना है, एक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका टू एंड मोर देन टू प्रोसेस, तो ये जब आपके सिस्टम में हम आगे पढ़ेंगे, प्रोसेस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, तो जिसके एग्जीक्यूट होने से अन्य किसी प्रोसेस पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कुछ प्रोसेस होती है वो कोऑपरेटिव होती है। कोऑपरेटिव मतलब एक ही प्रोसेसिंग से दूसरी प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रभावित होती है। देखिए और इसके लिए हमारे सिस्टम में क्या होता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। कल के टेस्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है संडे के, कि म्यूचुअली दो प्रोसेस अगर समांतर एग्जीक्यूट करती है तो उसे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये आपके दो आपके उद्देश्य, बाकी तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन जो कार्य में आते हैं। अब अगला जो पॉइंट आपका यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो नेक्स्ट पॉइंट बनता है जिसे कहता है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला जो आपका पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, और यही हमारे सिलेबस की आपकी 4 यूनिट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य होते हैं वही हमें डिटेल में पढ़ने होते हैं, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य में है वही तो हमें इसमें पढ़ना है। तो ये तो यहाँ पर एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है और कौन सा नहीं होता। तो याद रखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला कार्य होता है जिसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और उसका नाम क्या कहलाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट जिसे प्रोसेस प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट कह देते हैं, कभी कभी प्रोसेसर मैनेजमेंट भी कह देते हैं, कि भाई प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रोसेसर मैनेजमेंट की जरूरत क्यों हो सकती है। जैसे समझो कि नॉर्मली अगर आप किसी सिंगल सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप यूनी प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, लेकिन आनी अभी बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यूनी प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं। यूनी प्रोसेसर का मतलब कितना, कंप्यूटर में प्रोसेसर कितना है, एक। देखिए लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग कहता है कि भाई एक समय में कितने प्रोग्राम आ सकते हैं, P1 P2 P3 P4 P5, ऐसा मल्टीपल प्रोग्राम आ सकते हैं। ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक से ज्यादा प्रोसेस आपके सीपीयू के पास में जाना चाहती है, लेकिन सीपीयू के पास में एक समय में केवल कितनी प्रोसेस जा सकती है, कितनी प्रोसेस, मतलब हम सीपीयू एट ए टाइम केवल कितनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, एक। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां से विच, कौन, ठीक है, हम कहते हैं कि यहां पर विच, ठीक है, आपकी कौन, ठीक है, कब, ठीक है, हम कहते हैं कि कब और कैसे, ठीक है, सीपीयू के पास में जाएगी, ये निर्धारित कौन करेगा, यहां से ये मल्टीप्रो मतलब ये सब कहां पर है, रैम में, और ये कहां, ये क्या है, सीपीयू। यहां से रैम से सीपीयू के पास कौन जाएगा, निर्धारित कौन करेगा, ओएस, और यही आपका क्या कहलाता है, प्रोसेस मैनेजर। आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम ये सब। भाई जैसे समझो कि आज के समय जैसे हम इस इंस्टीट्यूट की बात करें, तो अगर यहाँ 5 क्लासरूम है तो एक समय में कितने बैच आ सकते हैं, 5। लेकिन मैं पढ़ाने वाला अगर एक ही हूं तो एक समय में कितने बैच में जा सकता हूं, वो बैच कंबाइन 10 कर लो, चाहे बैच बैच ही होता है, एक ही होता है वो। तो ये वो कंसीड, बैच का मतलब क्या है, एक, ये वो ग्रुप है वो एक है।
तो यहां पर हम कहते हैं कि ओनली वन प्रोसेस कैसे, तो यहां पे हम कहते हैं कि यहां पर तो कौन जाएगा, मैं किसमें कब कैसे प्रोसेस करूंगा, वो सब प्रोसेस मैनेजमेंट, ऐसे समझो। ठीक है, इसके बाद में अगला जो इसका फंक्शन होता है, ठीक है, उसे हम कौन सा कहते हैं, कौन सा कहते हैं, मेमोरी प्रबंधन। तो यहां पे जब भी किसी भी प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है, तो जब भी किसी भी प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है, तो प्रोसेस आपकी कौन सी मेमोरी में क्रिएट होती है, कौन सी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारी प्रोसेस है और सब आपके कहां जाना चाहती है, भले हम सीपीयू से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो सीपीयू से एग्जीक्यूशन करवाने के लिए सीपीयू कहता है कि भैया मैं सेकेंडरी मेमोरी से नहीं ले पाऊंगा, आपको कहां आना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी से पहले कहां लाना पड़ेगा, रैम में। तो मतलब यहां पर इन्हें आपकी मेमोरी अलोकेट होगी, जब तक मेमोरी अलोकेट नहीं होगी तब तक आप यहां पे सीपीयू के पास नहीं जा सकते, पहले मेमोरी अलोकेशन होगा। जैसे होता है ना कि भाई सीधी सी कहानी, बढ़ती निकालने के लिए पहले पोस्ट क्रिएट होती है, पोस्ट खाली नहीं है तो बढ़ती नहीं है, तो पहले पोस्ट क्रिएट होगी। और यहां पे अगर बात करें, या तो क्रिएट होगी या फिर क्या होगी, डीएलोकेट। आपने देखा होगा कि 12 13 हम कहते हैं 13 14 15 16, उस दौरान भर्तियां बहुत सारी आई, क्यों, बहुत सारे लोगों का रिटायरमेंट हुआ। ठीक है, एसएससी में 60,000 50,000 40,000 ऐसे भर्तियां आती थी। बैंकिंग में सबसे ज्यादा रिटायरमेंट हुए उस समय, आईपीपीएस पीओ 40,000, आईबीपीएस क्लर्क 70,000, ऐसे वैकेंसी आती थी उस टाइम। क्योंकि यहाँ पर वो अगर हट जाएंगे तो जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं या तो नई पोस्ट क्रिएट करो। नई पोस्ट कब क्रिएट होगी, जैसे सरकार ने 20,000 नई स्कूलें खोली, अब जब नई स्कूल खोली तो पोस्ट क्रिएट हुई। ठीक है, तो या फिर हमने कहा कि आपके स्कूलों में लगे गए 20,000 कर्मचारी रिटायर हो गए, तो रिटायर हो गए तो वहां पे भी क्या चाहिए, नए। अभी अगर बात करें थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में ज्यादा बढ़ती क्यों नहीं आई, क्योंकि उनकी क्या नहीं हुई, डीपीसी। डीपीसी मतलब उनका प्रमोशन नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड वाले प्रिंसिपल बन जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी सीटें क्या हो जाएगी, क्रिएट। हमेशा ऐसा ही सिस्टम होता है। अभी प्रोग्रामर में सीटें, हम कहते हैं कि इसमें सीटें नहीं है, आईए में लगभग 600 700 सीटें खाली है, लेकिन क्या होगा, ऊपर वाले कहेंगे कि भैया प्रमोशन करो, तो एपी से प्रोग्रामर बनेंगे, प्रोग्रामर से एसीपी बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आईए प्रोग्राम एपी बना, मान लो 500 प्रोग्राम 500 आईए क्या बन गए, 500 आईए प्रोग्रामर बन गए, तो आईए की सीट कितनी खाली हो गई, 500। तो यहां पर हम कहते हैं या तो सीट खाली करो, भाई इस क्लास में कोई दूसरा बैच तभी आ सकता है जब इस बैच को यहां से क्या किया जाए, खाली, क्योंकि मेमोरी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड। तो ये आपके रैम में कौन सी प्रोसेस जाएगी, कौन अलोकेट होगी, ये मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसके अलावा कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, तो यहां पर उन्हें प्रबंधन करना कि भाई किससे इनपुट, या फिर इसी को नाम दे दिया जाता है, वो कौन सा नाम दे दिया जाता है, कौन सा प्रबंधन कह सकते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट। तो हम कहते हैं कि बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल है और उन सभी डिवाइसेस को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित करता है, जैसा अभी आपने कहा ना रिसोर्स अलोकेशन, तो भाई डिवाइस को मैनेज करना पड़ता है कि इसको इतने समय के लिए अलोकेट करना है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक समय में बहुत सारे उपयोगकर्ता उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उसमें हमें किसकी जरूरत होती है, यूजर मैनेजमेंट, यूजर प्रबंधन की जरूरत होती है। भाई जब एक ही संसाधन को एक समय में एक से ज्यादा उपयोगकर्ता काम लेंगे, तो यहाँ पे कौन सा यूजर इस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर। तो ऐसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में नंबर ऑफ फाइल्स होती है, तो फाइल को क्रिएट करना, तो ये फाइल को क्रिएट करना, कॉपी करना, रीड करना, मॉडिफाई करना, मूव करना,
ठीक है, फाइल को स्टोरेज करना, फाइल सिस्टम में आपका जो होता है वो क्या होता है, फाइल प्रबंधन। ठीक है, जो फाइल मैनेजमेंट जो आपके यहाँ पे टेस्ट में आपके शुरुआती 15 सवाल थे वो फाइल मैनेजमेंट के थे, सारे के सारे। ये आपके 3 जगह दिया हुआ है, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में दिया हुआ है, फाइल एंड इट्स टाइप के नाम पे दिया गया है फर्स्ट यूनिट में, और फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए हम यही पढ़ लेते हैं इसके अंदर कि NTFS क्या होता है, फैट क्या होता है, EXT क्या होता है, HPFS क्या होता है। ये फाइल सिस्टम का पार्ट आता है जो फाइल मैनेजमेंट। कि आपके पास में बहुत सारी फाइल है, बहुत सारी फाइल है, अगर एक ही फाइल हो तो क्या उसे मैनेज करने की जरूरत है क्या? अरे एक ही फाइल है तो उसे मैनेज करने की जरूरत है क्या? एक से ज्यादा फाइल है तो उसे मैनेज करने की आवश्यकता है क्या? हाँ या नहीं? करना पड़ेगा। एक्सेस कैसे करोगे भाई? पहले क्या होता था, एक आपका फोल्डर बना देते थे, एक डिस्क होती थी, सारी फिल्में उसी में डाल देते थे। ठीक है, तो ये आपको एक्सेस करने में समय लगता था। फिर आपने क्या किया, ए फोल्डर में बॉलीवुड बना दिया, हॉलीवुड बना दिया, टॉलीवुड बना दिया, बॉलीवुड में भी बना दिया, रोमांटिक बना दिया, हॉरर बना दिया। ठीक है, आपके अगर बात करें कुछ ऐसी फिल्म है जिनका पता नहीं, अदर्स है, आजकल तो पता ही नहीं चलता कैसी है फिल्म है, अदर्स उसको हाइड कर दिया है, है? ये क्या है, फाइल सिस्टम, हायरार्की, डायरेक्टरी सिस्टम। ये भाई आज के समय में तो आपके पास में छिपाने के लिए बहुत कुछ है। तो ये हम कहते नहीं कि आजकल हम पासवर्ड लगा दो, फिर ऐप लॉक लगा दो। एक जमाने में किसी चीज को छिपाने का तरीका केवल और केवल कौन सा सिस्टम था, फोल्डर। पता नहीं कि फोल्डर, फोल्डर में फोल्डर, फोल्डर में फोल्डर, फोल्डर में फोल्डर, और फोल्डर में वो वाला फोल्डर है, है? है पहले ऐसे ही तो छिपाते थे हम, खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, है? तो ये वाला जो आपका सब डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी का कंसेप्ट होता है, क्या हम कहते हैं एक डायरेक्टरी में बहुत सारी क्या बनाई जा सकती है, सब डायरेक्टरी बनाई जा सकती है। लेकिन नॉर्मली देखो यहाँ पर फंक्शंस में हम यहाँ पर मेन रूप से जो फंक्शंस की, अब जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट को मैनेज करने का काम करता है? नहीं। तो इंटरनेट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी IETF है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। और भी बहुत सारी है, आगे हम पढ़ेंगे। ICANN भी होता है, IEEE भी होता है, ISO भी होता है। ठीक है, ये जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो प्राइमरी रूप से तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो कार्य किए जाते हैं, कि हमेशा याद रखना कि प्रमुख रूप से जो कार्य किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से फंक्शन में ये होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, हम कहते हैं कि और भी कार्य होते हैं। तो ये हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में और भी आपके कार्य हो सकते हैं जो हम बार बार बोल रहे हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स अलोकेटर काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो पहले ये नाम लिख लो बस, केवल हमें इस पूरी यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, डिवाइस मैनेजमेंट वैसे ही पढ़ लेते हैं। और ये 3 टॉपिक है। इसके अलावा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में एक टॉपिक है जो हम यहाँ पे भी पढ़ लेंगे अलग से, जिसका नाम कौन सा है, डिस्क मैनेजमेंट। हार्ड डिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा। जल्दी लिखो, जल्दी बातें नहीं। हम्म, बातें नहीं, बातें नहीं। हम्म,
जल्दी लिखो जल्दी। देखिए इसमें आगे हम जैसे पढ़ेंगे ना, प्रोसेस मैनेजमेंट में कौन से कार्य होते हैं, जैसे क्या होता है शेड्यूलिंग। देखिए आपके जैसे आपके किसी भी प्रोसेस का क्या होता है, क्रिएशन करना, या फिर क्या करना, डिलीशन, या फिर आपका किसी भी प्रोसेस का क्या करना, सिंक्रोनाइजेशन करना, जिसे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस के बारे में ये पार्ट आपका होता है। ठीक है, इसमें आपके जो कार्य होता है, मेमोरी का आवंटन करना, मेमोरी अलोकेशन करना, या मेमोरी का क्या करना, डी अलोकेशन करना, कि किसी भी मेमोरी को अलोकेट करना, मेमोरी को डी अलोकेट करने का जो कार्य होता है वो हो सकता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में प्रमुख रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके साथ इंटरेक्ट करना, डिवाइस ड्राइवर के, डिवाइस ड्राइवर को एक्टिवेट करके उसके साथ में सक्रिय रूप से कार्य करने की आपकी क्षमताएं जो होती है वो यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपके यहाँ पर क्या होता है, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना। ठीक है, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब कौन कौन से, जैसे रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, कॉपी करना, मूव करना। इसके अलावा यहाँ पर उसकी क्या करना, प्रोटेक्शन। ठीक है, अपने प्रोटेक्शन का मतलब एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल लगा देना कि रीड परमिशन है, केवल राइट परमिशन है, वो सारे के सारे पार्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें, आपकी फाइल में जानकारी होती है और उस जानकारी के बारे में आपकी क्या करना, मैपिंग करना। ठीक है भाई, मैपिंग इसलिए जैसे मैपिंग करने के लिए सारी जानकारी को एक जगह रखा जाता है, एफएटी। एफएटी का मतलब, ठीक है, फाइल अलोकेशन टेबल। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि उसके बारे में सारी जानकारी, फाइल मेटा डेटा, पता है मेटा डेटा नाम सुना, डेटा अबाउट डेटा। तो वैसे ही फाइल मेटा डेटा होता है जो सारी जानकारी रखता है कि किसी भी फाइल को कहाँ रखा गया है, किस जगह पे रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यूजर मैनेजमेंट में तो याद रखना कि जैसे आपकी ये जीयूआई इंटरफेस हो गया, सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस होता है, उसकी बात कर लेता है कि कौन सा यूजर कब किसी पर्टिकुलर आपके भाग को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा आप यहां पर याद रख सकते हो एक और, देखिए जैसे हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स आपको प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन करना। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है यूजर जब लॉगिन करता है तो उस समय ये चेक करना कि आपके द्वारा दिया जाने वाला यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, सही है। ठीक है, आजकल जैसे बायोमेट्रिक आप यूज कर रहे हो, बायोमेट्रिक में जैसे, ठीक है, जैसे फिंगर हो गया, फेस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, रेटिना हो गया, ये सब जो रिकॉग्नाइज करने का कार्य जो होता है वो आपका यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, इसी में आपका एक और पार्ट होता है जिसे क्या कहता है, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब चेक करना कि कोई आपके सिस्टम पर नजर तो नहीं रख रहा। ये हम कहते हैं ना, आपकी गतिविधियों पर किसी तरह की कोई नजर ना रखे। जैसे होता है ना, एक प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम पर नजर ना रखे, आजकल स्पाईवेयर यूज होते हैं। इसीलिए इनबिल्ट आपको प्रोग्राम दिया जाता है, विंडोज डिफेंडर। आपको विंडोज डिफेंडर दिया गया, फायरवॉल दिया गया सॉफ्टवेयर के रूप में, कि वो आपके सिस्टम को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि भाई अगर इस तरीके से कोई भी अटैक आता है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन फंक्शन होते हैं। तो ये ऐसे एक और हम कह सकते हैं कि किसी भी एरर डिटेक्शन।
ठीक है, हम कहते हैं कि एरर को डिटेक्ट करने का भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कि एरर डिटेक्शन करना और एरर डिटेक्शन के साथ में उसे हैंडलिंग करने का कार्य भी होता है। तो देखो मेन तो आपका यहां पर ये सारे हैं। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पार्ट है, तो याद रखना, देखिए एरर डिटेक्शन में जैसे कोई हार्डवेयर की एरर, हार्डवेयर में कोई फॉल्ट आ गया तो उसको डिटेक्ट करना, क्या उसे हैंडल करना। सॉफ्टवेयर में किसी तरह की कोई बग आ जाती है तो उस बग को डिटेक्ट करना और उसे हैंडल करने का कार्य करना। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको विभिन्न प्रकार के लोग क्रिएट करके देना ताकि कोई भी उसे क्या कर सके, ठीक है, उसे सही करने में उसे क्या मिले, सहायता मिले। तो याद रखना कि हमेशा ध्यान रखना, प्रोसेस मैनेजमेंट की जब भी बात करेंगे तो प्रोसेस मैनेजमेंट किसके संबंध में है? अरे किसके संबंध में? सीपीयू। किसके संबंध में? सीपीयू। मेमोरी की जब भी बात करेंगे तो किसके संबंध में? रैम। ठीक है, जब भी डिस्क की बात करेंगे तो किसके संबंध में? किसके संबंध में? हार्ड डिस्क के साथ। इनपुट आउटपुट की जब भी बात करेंगे तो पेरिफेरल्स, कंप्यूटर में जुड़ने वाली जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, ठीक है, उन्हें हम कह सकते हैं यूजर मैनेजमेंट, यूजर से संबंधित है, फाइल आपके कंप्यूटर में फाइल से। तो पहला सवाल यहां से जो बनता है वो यही बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। और कोई सवाल हो तो पूछो। है? अरे अभी तक जितना पढ़ा उसमें किसी तरह को कोई सवाल है तो पूछिए। हम्म? क्या? देखो डीएमए जो होता है एक हार्डवेयर होता है, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वो प्रोवाइड करता है आपको कैपेबिलिटी, आप डायरेक्ट सीपीयू से एक्सेस कर सके, कम्युनिकेट कर सके विदाउट रैम। हम कहते हैं बिना किसी इंटरफेस के सीधे काम करना। अरे कोई सवाल है क्या? है? हम्म? हम्म? देखो समझो, अबे ठीक है, एक छोटा सा निवेदन है आपसे, ठीक है, अपनी शर्म, एटीट्यूड, प्राउड सब घर छोड़ के आए क्योंकि कल अब मैं सवाल डेली पूछने वाला हूँ। ठीक है, वो ऐसा नहीं आए कॉपी बना के चले गए। ठीक है, क्लास की संख्या कम करने का सबसे बढ़िया तरीका सवाल पूछो। ठीक, कई लोग तो क्या होता है एटीट्यूड के मारे मेरे से सवाल पूछ लिया, मैं तो नहीं आऊँ कल से। है? ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ जितनी बेइज्जती करवा सकते हो करवा लो ताकि बाद में इज्जत हो जाए, वैसे इज्जत तो है नहीं अभी अपनी। है? ठीक है, थोड़ी सी मेहनत देखो करनी है। मैं, ठीक है, देखो इतना तो, ठीक है, इतनी मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में पास होने जितने सवाल तो आपके आ जाएंगे। ठीक है, मैं कोई वो नहीं करता कि भाई 100 सवाल आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, इतने सवाल जरूर मैं करवा दूंगा तुम्हें कि तुम्हारे एग्जाम में तुम पास हो जाओ। और तुम्हारे एग्जाम का मतलब हम कहते हैं तुम्हारे सिलेबस का एक मोटा पार्ट जो है, अतः करीब करीब जैसे मैं कहता हूं ना कि जैसे एफओसी हो गया, ठीक है, एफओसी जो पार्ट हो गया, इसके अलावा ओएस हो गया, सीओए भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ओ इसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, डीसीएन हो गया, इसके अलावा सिक्योरिटी हो गया, इसके अलावा आईओटी। करीब करीब ये आपके पेपर का टोटल कितना परसेंट है? 50%। अरे करा दें तो 50%, करीब करीब 50% है। अब 50% में से अब आप अगर इसके बाद में ये आपका इधर सैड हो गया, सैड हो गया, डीबीएमएस हो गया, ठीक है, डीएस है आपका, हो गया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हो गया, और आपके मैथ्स प्लस रीजनिंग होगी और पेडागोजी हो गई। ठीक है, अब देखो मेरा ये मानना है, एग्जाम में अगर आपको पास होना है, एग्जाम में अगर पास होना है तो पास वही हुआ है जिसको ये पता है कि मुझे क्या छोड़ना है। सब पढ़ने वाला कोई पास नहीं होता है।
ठीक है, जिम ने जाते हैं तो सोचना पड़ता है क्या खाना है क्या छोड़ना है, क्या सब खाते हैं? बस सेम कहानी है। ठीक है, सेम कहानी के इसमें से आपको ये, जैसे मतलब यहां पर एक बार रीडिंग लगा ली, बस बहुत है। भाई पेडागोजी में कोई टॉपिक थोड़ी है। अब जैसे तुम्हारे सिलेबस में लिख दिया गया, ऐसे लिख दिया जाए मैथ्स, तुम जितना मैथ्स पढ़ोगे उतनी कम है। तुम पढ़ के चले गए अर्थमेटिक, आ गई एडवांस, तुम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ गए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस आ गई। इसलिए हम, अगर आपको पास होना है तो इस पे ये 2 यूनिट तो ऐसे ही कर लो। पिछली बार दोनों यूनिट के सवाल आए थे कितने? इन तीनों यूनिट को मिलाकर सवाल आए थे कितने? 17। और यहां पे सवाल पूछे गए थे इस 7। देखिए, तो यहां पर आप अगर इनको ढंग से देखो, ये बहुत इस डीबीएमएस में केवल और केवल 2 ही पॉइंट है जो फंसा सकते हैं, एक एसक्यूएल और एक नॉर्मलाइजेशन। केवल 2 ही टॉपिक आपको फंसा सकते हैं। एसक्यूएल में आप क्वेरी को छोड़ के कितनी क्वेरी पढ़ लो कुछ नहीं होना। ठीक है, क्वेरी को छोड़ के डीडीएल डीएमएल डीटीएल डीसीएल की कमांड एक पन्ने पे लिख लो, हर 7 दिन के बाद में कमांड पढ़ लो। ठीक है, ऐसे डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, डीसीएल कमांड, डीटीएल कमांड। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था मिलान करने का। और कंप्यूटर के इतिहास में जब भी डीबीएमएस आता है तो एक सवाल डीडीएल डीएमएल डीटीएल डीसीएल से आता ही आता है, कंफर्म है क्वेश्चन वहां से आएगा आएगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, इसमें हम कहते हैं कि यहां पर आप लोग पहले, ठीक है, पहले उस पार्ट को कवर करिए जिस पे आप स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही एचटीएमएल, एक पन्ने पे टैग लिखो सारे, एक पन्ने पे टैग लिख लो। ठीक है, उनका सिंटेक्स लिख लो और उनका यूज लिख लो। ठीक है, इनको छोड़ो सबको, ये एक्सएमएल सीएसएस जावा स्क्रिप्ट कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है, आपको अगर बात करें पीएचडी नहीं करनी है, आपको पास होना है। ठीक है, पिछली बार एक भी सवाल नहीं आया इनका, पहली बार एक भी सवाल नहीं आया इनका। ठीक है, ऐसे आपके सिलेबस में दे रखा है जैसे एएसपी, एमएल, ठीक है, एआई। ठीक है, ये जो पार्ट आपके दिए गए, जैसे मान लो सीनियर में पीएचपी दे दिया गया। ठीक है, यहां पर ये जो पार्ट आपके हैं, मैं कह रहा हूं कि जिनको इन सभी में डर लगता है, मेरे कहने अनुसार रीजनिंग खींच लो। इन सब में मिला के सवाल आएगा एक, इन सब का मिला के एक सवाल आएगा। पिछली बार पाइथन का एक सवाल आया, पूरे पेपर में एक सवाल आया। इसका कोई सवाल नहीं, इसका कोई सवाल नहीं, इसका कोई सवाल नहीं, इसका कोई सवाल नहीं। ऐसे ही ना तो एक्सएमएल का कोई सवाल आया, ना एचटीएमएल का कोई सवाल आया, ना कोई सीएसएस का आया, ना कोई जावा स्क्रिप्ट आ गया। ये तो होता नहीं कि यहां पर आपको इनमें क्या करना है, सी अच्छे से पढ़नी है। सी के बाद में आप अच्छे से क्या पढ़ो, डीएसएल। ठीक है, और सी प्लस प्लस और जावा में केवल और केवल कंसेप्ट पे ध्यान दो, जो कि कौन से कंसेप्ट है, उसके कंसेप्ट। किसके? सीओए ओएस मिला के आता है। अरे सीओए में ये नहीं पता चलता वो सीओए का सवाल है या फंडामेंटल का है। अब रैम है, रैम सीओए में भी है और किसमें भी है। ये देखो, 3 यूनिट के कभी नहीं पता चलेंगे, एफओसी ओएस और कौन सा सीओए, कभी पता ही नहीं चलेगा। वो एफओसी वाला कहेगा मेरा आया, ओएस वाला कहेगा मेरा आया, सीओए वाला कहेगा मेरा आया। ठीक है, अब जैसे कोई कहता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम फंडामेंटल में दे रखा है। आप कोई कहे कि सी में आ गया, कोई कहे सीओए में आ गया, नंबर सिस्टम में उसके 2 सवाल कंफर्म आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर पहले देखो, देखिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपना 90% भी पढ़ो, लेकिन 90% ईमानदारी से पढ़ो ताकि आपके एग्जाम में 70+ आ जाए। ठीक है, और अभी अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये 2000+, अगर ये 1400 हो जाता है तो यहां पे टीएसपी दोनों पेपर में 40-40,
ठीक है, जितनी भी आपकी स्पेशल कैटेगरी 40-40, ठीक है, सब पास हैं इसमें। ठीक है, 40 की, तो इसलिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। बाकी हम कल आगे स्टार्ट करेंगे इसको।